जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि क्या स्पेक्ट्रम का टाइम चला गया, क्या स्पेक्ट्रम अभी भी रेलेवेंट है हमारे सीएपीएफ सीडीएस के आने वाले सभी एग्जाम्स में। आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपके पास हो सकता है कि स्पेक्ट्रम का ये वाला या ये वाला या ये वाला या कोई सा भी एडिशन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या ये एडिशंस, ये स्पेक्ट्रम की बुक हमारे लिए रेलेवेंट रह गई हैं या नहीं है। ये टॉपिक आज हमने इसलिए लिया है दोस्तों, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का ये आए दिन सवाल आता रहता है टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या फिर मुझे कॉल मैसेज करके कि सर क्या हमें स्पेक्ट्रम जैसी बल्क की बुक को पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ भी लिया है तो उसका रिवीजन कैसे करना है। देखो, सिर्फ बहुत ही छोटे स्तर पर हम यहां पर इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। मैं आपको हर तरीके से इसमें बताऊंगा कि स्पेक्ट्रम क्या रिलेवेंट है, और अगर रिलेवेंट है तो किस तरीके से है। अगर आपने उसे पढ़ लिया है तो अभी रिवीजन कैसे करना है। अगर कोई आप में से नया स्टूडेंट है या फिर जिसने स्पेक्ट्रम को भी छुआ तक नहीं है, जैसे यहां पर एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर मैंने स्पेक्ट्रम बुक नहीं पढ़ी है हिस्ट्री में, तो मैं उसे पढ़ूं या नहीं, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर ये बच्चा भी कंफ्यूज है। ऐसे कई सारे मैसेज आते हैं दोस्तों कि स्पेक्ट्रम पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, तो आज मैं उस पर आपको क्लियरिटी दूंगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से स्पेक्ट्रम हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। दोस्तों सीएपीएफ के 2023 के पेपर में आपकी जो स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको स्पेक्ट्रम के देखे गए हैं। वहीं अगर 2022 की बात करूं दोस्तों, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आपकी स्पेक्ट्रम बुक से देखे गए हैं। वहीं अगर 2021 की बात करूं दोस्तों तो सिर्फ 3 क्वेश्चन, और 2020 की बात करूं तो दोस्तों सिर्फ 4 क्वेश्चन। यहां इस ट्रेंड को देखकर क्या लगता है कि यार टोटल क्वेश्चन दोस्तों आपके सीएपीएफ या सीएपीएफ सीडीएस में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, वो अप्रोक्स 20 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस 20 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, सिर्फ इतने कम क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम से देखने को मिलते हैं। तो क्या सर, क्या कहना ये सही रहेगा कि स्पेक्ट्रम का टाइम अब चला गया है, हमें स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी चाहिए? मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल प्रूफ के साथ। सबसे पहले ये जो डाटा मैंने लिया है मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको कि 2023 में सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके स्पेक्ट्रम से पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री के। वहीं 2022 में आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 में सिर्फ आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, और वहीं 2020 में आपके 4 क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से देखे गए हैं। बट यहां पर अब आपको एक चीज देखने वाली होगी दोस्तों, मैंने एक डाटा यहां पर छुपा रखा है आपके सामने। वो क्या है, 2019 में आपके स्पेक्ट्रम से पूछे गए क्वेश्चन थे दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके 2019 में स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे। यहां से दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि गलती से भी यूपीएससी के इस ट्रैप में मत आइएगा कि अभी पिछले 3 से 4 साल से मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम स्पेक्ट्रम को स्किप करके चले जाएं। देखिए, अगर हिस्ट्री में पुराने समय में 2019 जैसे साल में अगर हमसे मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम में 15 क्वेश्चन पूछे हैं, तो सर ये तय है कि आगे हो सकता है कि 2024 या 25 में फिर से 10, 12, 15 क्वेश्चन आपके स्पेक्ट्रम से पूछे जा सकें, ठीक है। ये पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप गलती से भी ये सोचकर ना जाएं कि अगर पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो अब भी कम आएंगे। देखिए, ये यूपीएससी की एक सीधी सादी चाल होती है। हमेशा हर पेपर में आपको कुछ ना कुछ यूपीएससी के सदमे जरूर देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि अगला सदमा उन सभी बच्चों के लिए हो जो ये डाटा को देखकर स्पेक्ट्रम छोड़कर जा रहे हो, और वहां पर वो जब देखें कि 2019 में 15 क्वेश्चन आए और फिर से 2024 में कुछ ऐसा ही नंबर रिपीट होता हुआ नजर आया। तो ये मेरी बात को क्लियरली ध्यान रखिएगा। जो हमारा टॉपिक का, हमारी जो वीडियो है उसका जो टाइटल था कि क्या स्पेक्ट्रम अब भी रिलेवेंट है या नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल आपकी स्पेक्ट्रम रिलेवेंट है और इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं कि 2019 में आपके देखिए यहां पर पूरे 15 क्वेश्चन यहां मैंने मेंशन किए हुए हैं। पूरा डाटा सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बात हो रही है। आपका एक एक क्वेश्चन जो 2019 में आपके स्पेक्ट्रम से पूछा गया है वो यहां पर मैंने निकाला है। इन पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं यहां, बस आपको एक आइडिया में देना चाहता हूं कि क्या स्पेक्ट्रम को हमें करना चाहिए या नहीं चाहिए,
ठीक है, तो ये आपकी पूरी स्पेक्ट्रम के जितने भी क्वेश्चंस आपके 2019 में पूछे गए थे वो, और यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था कि क्या स्पेक्ट्रम रिलेवेंट है, वो क्लियर हो जाता है कि हाँ स्पेक्ट्रम रिलेवेंट है। अब देखिए एक नया सवाल यहां से हमें निकल के आएगा कि चलिए सर हमें ये बात समझ में आ गई कि स्पेक्ट्रम रिलेवेंट है, पर अब ये बता दीजिए कि हाउ टू रीड द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को पढ़ा कैसे जाए। सर यहां पर भी ना आप में से बहुत सारे बच्चों को परेशानी होगी। अब अगर मैं दोस्तों बताऊं तो देखिए, अगर आपके पास एक अच्छा खासा समय हो, यानी कि आपके पास 8 से 10 महीने हैं, तो आपको स्पेक्ट्रम को बिल्कुल थॉरोली पढ़ना है, उसकी एक एक चीज को तैयार करते हुए चलना है। पर क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 2 से 3 महीने हैं, तो इस 2 से 3 महीने में स्पेक्ट्रम की पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। और ये आपको कौन कौन से टाइप के स्टूडेंट हैं जिन्हें ये हेल्प करेगी, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक स्पेक्ट्रम को टच नहीं किया है, या फिर वो स्टूडेंट जो स्पेक्ट्रम को स्किप करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ तो ली है बट रिवाइज करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ही बल्कि बुक है, 800 900 1000 पेजेस की बुक है। और लास्ट में वो सभी बच्चे जिनको स्पेक्ट्रम को देख के ही डर सा महसूस होता है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं यहां पर स्पेक्ट्रम की पढ़ने की स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूं कि आखिर आपको स्पेक्ट्रम को पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। पर यह बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये मैं बता रहा हूं दोस्तों आपकी 2 से 3 महीने की जो है टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए। अगर हमारे पास समय होता तो शायद मैं आपको ये डिस्कशन नहीं कर रहा होता, वहां पर मैं आपको जरूर कहता कि पूरी बुक पढ़ लीजिए। बट बात अगर सिर्फ 2 से 3 महीने की है तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्पेक्ट्रम का इंडेक्स। ये 2020 का जो है मॉडल है। इस 2020 के मॉडल में जो भी चैप्टर जिस तरीके से आपके लेटेस्ट एडिशन में अरेंज किया गया है उसे आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। आपकी स्पेक्ट्रम में सबसे पहला चैप्टर 1 आता है, सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सर इसे गलती से भी मत पढ़ लीजिएगा, इस चैप्टर को पूरी तरीके से हटाइए, किसी काम का ये आपका चैप्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये भी आपके काम का नहीं है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपकी स्पेक्ट्रम में अराउंड 1000 पेजेस अब जो है जुड़ चुके हैं। 1000 पेजेस की आपकी किताब हो चुकी है। मार्केट से आप खरीद के लिए आते हैं, देखकर लगता है बहुत डर कि यार इतनी मोटी बुक को कैसे पढ़ा जाए। सर मैं आपको बताता हूं कि इसमें से 500 पेज ना फाड़ के फेंक दीजिए, मतलब लिटरली सर किसी काम के है ही नहीं वो। हमारी अगर सीएपीएफ सीडीएस की बात की जाए तो सर आपके हाल फिलहाल के जो लेटेस्ट एडिशन आ रहे हैं ना दोस्तों, वो आ रहे हैं रिवाइज्ड एंड एनलार्ज एडिशन। एनलार्ज एडिशन यानी कि इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस को भी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी जो बुक है वो बहुत बल्कि हो जा रही है। और वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे सीएपीएफ सीडीएस में किसी काम का नहीं है, तो आप चाहें तो वो अलग से बुक में से निकाल के भी रख सकते हैं, ताकि आपको स्पेक्ट्रम को देखकर बिल्कुल भी घबराहट ना हो। ठीक है, तो ये 2 मैंने चैप्टर बताए और मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, अब आपका है चैप्टर नंबर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब सर ये वाला चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ 4 पेज में कंक्लूड की जा सकती है। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये ना आपका 30 पेजेस का पूरा चैप्टर है, 30 पेजेस का, जिसमें आपका एक पोर्चुगीज के बारे में डिस्कशन है, एक डच पावर के बारे में, एक इंग्लिश के बारे में, एक फ्रेंच के बारे में और डेंस के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन है। अब ये 30 पेजेस के नोट्स को आपने 4 पेजेस में कैसे कन्वर्ट करना है दोस्तों, ये आपको समझना होगा। आपकी स्पेक्ट्रम में ये पूरा चैप्टर 30 पेजेस का है, बट अब हमें इसे 4 पेज में कंक्लूड करना है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, स्पेक्ट्रम को इन्होंने वाकई बहुत ज्यादा बल्कि बनाया हुआ है, बिना बात की फालतू डिस्कशन के। ठीक है, उन फालतू डिस्कशंस को हमें हटाना है और सिर्फ हमें जो क्रीम है, जो हमारे काम का कंटेंट है, हमें वो कंक्लूड करते हुए क्रिस्प फॉर्म में अपने नोट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर ना 4 से 5 पावर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 पेज चाहिए एक पावर को डिस्कस करने का। लाइक पोर्चुगीज को जब आप डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पर 1 पेज में सब कुछ कंक्लूड हो जाएगा। वहीं डच तो सर बहुत छोटे से पोर्शन में कंक्लूड हो जाएगा। इंग्लिश उसको 1 पेज पूरा चाहिए होगा, फ्रेंच को 1 पेज चाहिए होगा और डेंस को थोड़ा सा पेज चाहिए होगा, क्योंकि डेंस के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है। इस तरीके से सर आपके 4 पेज में ये 30 पेजेस का जो चैप्टर आप देख रहे हैं, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया, ये 4 पेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूं कि कैसे आपको नोट्स तैयार करने हैं।
सर ये हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए हमारे गेम चेंजर स्टूडेंट्स को नोट्स हैं। देखिए यहां पर कैसे आपको नोट्स तैयार करने हैं, जैसे कि एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस यहां पर मेंशन कर दिया आपने, तो एक पेज जैसा कि मैंने पोर्चुगीज को यहां पर डिनोट किया है पूरा, ठीक है। तो पोर्चुगीज में थोड़ी बहुत यहां पर डिटेल है कि कैसे कैसे जो है पोर्चुगीज रूलर्स यहां पर इंडिया में एंटर करते हैं। हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। फिर उसके बाद पोर्चुगीज के जितने भी गवर्नर, ठीक है, 3 गवर्नर के बारे में डिस्कशन है। अब सर इन 3 गवर्नर के बारे में ही इन्होंने कम से कम 4 से 5 पेजेस में डिस्कशन किया है, जबकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितना है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा एक बॉक्स जिसमें 3 गवर्नर जनरल, उनकी एक्टिविटीज और उनकी एक्टिविटीज में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट, बस एक एक इवेंट है जो सबकी एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो कि पहले गवर्नर थे, उनके अंडर ब्लू वाटर पॉलिसी आती है। सर इतना ही काम का है आपको पहला गवर्नर जनरल के बारे में जानने के लिए पोर्चुगीज के। वहीं अल्फांसो दी अल्बुकर्की, ये पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एक्वायर किया गोवा को फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान, ठीक है। तो ये मेन फाउंडर, रियल फाउंडर कहलाते हैं पोर्चुगीज के। वहीं लास्ट में आते हैं नीनो दा चूना। इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी दोस्तों, इन्होंने द्यू एंड बसेन कम अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल फ्रॉम गुजरात किंग बहादुर शाह और शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा। तो ये 2 से 3 एक्टिविटीज हैं जो नीनो दा कूना, ये जो गवर्नर जनरल थे हमारे पोर्चुगीज के, उनके दौरान होने वाली एक्टिविटीज। तो सर ये 3 गवर्नर हैं और 3 तरीके की एक्टिविटी, बस ये आपके लिए काम का है, ये आपने क्रक्स वहां से निकाल लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से पोर्चुगीज हो गया। फिर आपका डच आता है, तो डच में भी आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। देन उसके बाद कुछ ब्रिटिश के साथ वॉर हुई तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। फिर उसके बाद इंग्लिश में तो सर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है पूरी क्रोनोलॉजी, तो ये आपने अपने नोट्स में तैयार कर ली। देन फ्रेंच में आते ही सर कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो सर हमारे लिए 3 कार्नेटिक वॉर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली, सेकेंड, थर्ड। अब इनके ईयर की बात कर लें आप, चाहे इनके रीजंस की बात कर लें, चाहे इनके होने वाली ट्रीटी की या फिर रिजल्ट की, सर आपको हर एक चीज तैयार करनी है। अब आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें जब आप अपनी बुक में देखेंगे, इसे इतना कॉम्प्लिकेट किया गया है कि पढ़ते पढ़ते आदमी परेशान हो जाए और उसको याद भी ना रही चीजें। तो बस आपको इसे थोड़ा सा ना सिस्टमैटिक ढंग से तैयार कर लेना है। ऐसा एक पेज तैयार कर लेना जिसे रिवाइज करना भी आसान है और पढ़ना भी आसान है। तो इस तरीके से आप चीजों को नोट्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे और उसे एंड टाइम के लिए रिवीजन के लिए तैयार कर रहे होंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि ये जो इतना बड़ा चैप्टर है इसे आप तैयार कैसे करेंगे। अब दोस्तों हो सकता है कि आप में से कई सारे बच्चों को अभी ये नोट्स बनाने का जो प्रोसेस है शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे कि यार ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं एक लास्ट ऑप्शन भी बता देता हूं कि आप क्या कर सकते हो। हर एक चैप्टर में, लाइक ये आपका चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 के पीछे आपकी समरी मेंशन की गई होगी। पोर्चुगीज की समरी, डच की समरी, इंग्लिश की समरी, फ्रेंच की समरी और डेंस की समरी। बस आप वो छोटी छोटी समरी भी आप तैयार कर लेंगे ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जो आपकी अपनी जो स्पेक्ट्रम है वो पढ़ के नहीं जा रहे हैं, या फिर उन्होंने पढ़ी नहीं है, या स्किप कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से छोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ हमें तैयार करके जाना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं दोस्तों, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। अब सर यहां पर जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में ये जो आपके मुगल एम्पायर हैं और रूलर हैं कि कैसे ये डिक्लाइन हुआ, सर ये सब आपके लिए काम का नहीं है। पर आपके लिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो काम की हैं, जैसे राइज ऑफ रीजनल स्टेट। सर ये रीजनल स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहां से आपकी सीएपीएफ 2022 में एक क्वेश्चन भी आ चुका है। देन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, ये आपके लिए काम का हो जाता है। तो ये जो येलो में आप बॉक्स देख रहे हैं ना, इतने टॉपिक आपको यहां इस सेकंड चैप्टर में तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा। अब मान लीजिए अगर मैं यहां नोट्स की बात करूं दोस्तों, तो नोट्स में भी जैसे अब अगर यहां पर मैं बात करता हूं तो देखिए आपको रीजनल किंगडम किस तरीके से तैयार करना है। ये देखिए रीजनल किंगडम, ऐसे आपने एक बॉक्स बना लिया पूरा, ठीक है, और यहां पर मेंशन कर दिया जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल, राजपूत, मैसूर, केरला, जाट, सिख्स। तो इनके फाउंडर यहां पर जो भी रूलर हैं, फाउंडर हैं, ठीक है। अवध पर यहां पर क्वेश्चन आया था हमारा सीएपीएफ 2022 में, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया, नहीं सॉरी, हैदराबाद चिन कुलीच खां जो कि निजामुल मुल्क हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारा 2022 में आया था। तो इस तरीके से आप ये टेबल बनाएंगे तो कुछ तरीके से आपको आपके एग्जाम में हेल्प जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर हुआ। देन उसके बाद आता है एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब सर ये वाला चैप्टर भी आपकी स्पेक्ट्रम का सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है।
अराउंड 55 पेजेस का ये पूरा चैप्टर है, जिसे पढ़ते पढ़ते बच्चा जो है परेशान हो जाता है। हालांकि इस 55 पेजेस को हम 5 पेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नोट्स बनाकर 5 पेज में। देखिए, पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा कि ये ऐसा चैप्टर है कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को आपने नोट्स में कन्वर्ट करना है। मैंने अलग से मेंशन भी किया है कि मस्ट प्रिपेयर द नोट्स। ठीक है, नोट्स आपको बनाने हैं। 49 पेजेस का चैप्टर है जिसे 5 पेज के नोट्स में कन्वर्ट करना है। सर मैं फिर से आपकी थोड़ी सी मदद कर दूंगा, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि नोट्स बनाने कैसे हैं। प्लीज आप में से कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे कि सर आप अपने नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि यहां मेरी मजबूरी है दोस्तों। ये हमारे पेड स्टूडेंट को हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, मैं आपको ये सिर्फ गेम चेंजर में ही प्रोवाइड करा सकता हूं। ठीक है, तो प्लीज यहां पर कमेंट सेक्शन में जरूर बिल्कुल भी मेंशन ना करें कि नोट्स सर प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर बैटल ऑफ प्लासी। अब देखिए, यहां से ये चैप्टर शुरू होता है जहां पर आपको सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूरा डिस्कशन मेंशन करना होगा। वहां पर मीर जाफर और मीर कासिम का क्या रोल था। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में होने वाली जो वॉर थी किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। देन यहीं पर ही एक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। फिर बैटल ऑफ बक्सर आ जाता है, उसके बाद होने वाली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब सर ये सीएपीएफ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी हैं। उसके बाद शुरू होती है वॉर्स। तो आपको वॉर्स में देखिए, जब भी कोई वॉर आएगी आपको वॉर याद रखनी है, रीजन याद रखना है, ट्रीटी याद रखनी है, उस टाइम के गवर्नर जनरल और रिजल्ट, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो जैसे एंग्लो मैसूर वॉर, अब सर इस मैसूर वॉर को डिस्कस करने के लिए आपके 4 से 5 पेज में पूरा स्पेक्ट्रम में डिस्कशन हुआ है, जबकि हमने यहां पर सिर्फ एक पेज में कि पहली मैसूर वॉर, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्या क्या रीजन रहे, क्या क्या ट्रीटीज हुई, गवर्नर जनरल क्या है, रिजल्ट क्या है। क्वेश्चन आएगा इसी में से आ जाएगा, नहीं आने वाला तो सर वो किसी से भी नहीं होने वाला। तो बस ऐसे क्रिस्प फॉर्म में अपने नोट्स तैयार कर लेना। जो 50-50 पेजेस की जो बुक है उसको कन्वर्ट कर लेना। अगर ये नोट्स बना ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम समरी वाला पार्ट जरूर करके जाना। ठीक है, उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर, इस तरीके से तीनों वॉर, और मैंने बताया क्या क्या आपको तैयार करना है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। एंग्लो सिख वॉर, अब ये भी आपके लिए काम का हो जाता है। एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है, एंग्लो तिब्बतन वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, और लास्ट में इंपॉर्टेंट ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है, तो पॉलिसीज जैसे कि रिंग ऑफ फ्रेंड्स, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये आपके काम की हो जाती हैं। तो सर ये जो आपका स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर है ये काफी लेंथी चैप्टर है, इसमें आपके लिए जरूर नोट्स बनाने जरूरी हो जाएंगे क्योंकि इसे रिवाइज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी वॉर्ड्स दिए हैं वो उसमें क्या क्या बनाना है, क्या क्या मेंशन करना है, मैंने आपको नोट्स दिखा दिया है। कुछ इस तरीके से आप तैयार करें। देन उसके बाद आपका चैप्टर है दोस्तों पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। अब दोस्तों यहां पर आपके 3 तरीके के अपराइजिंग्स की बात होती है। एक आपका है यहां पर सिविल अपराइजिंग, एक है आपका पीजेंट, और तीसरा है ट्राइबल। अब यहां पर आप दोस्तों आप पूरा ना पढ़कर, इस पूरे चैप्टर को ना डिस्कस करके, आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ समरी पार्ट पर फोकस करके भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, ना तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और देखा गया है कि इसकी जो समरी दी गई है वो अपने आप में इनफ है, तो आप इसकी जो है समरी भी तैयार करके आगे बढ़ सकते हैं। देन उसके बाद आता है रिवोल्ट 1857। तो सर इसमें भी यहां पर सेम केस है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप समरी तैयार कर सकते हैं। देखो यार, ये जो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं ना कि कैसे कम समय में समरी पढ़ के या फिर ये छोटे 4-5 पेजेस के नोट्स बना के आप आगे बढ़ सकते हो, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस 2 से 3 महीने में अपनी स्पेक्ट्रम को कवर करना चाहते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी स्टूडेंट स्पेक्ट्रम को स्किप करके जाए। एटलीस्ट हो सके तो कुछ ना कुछ समरी हो गया, ठीक है, अपेंडाइसिस हो गया, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी बार बार पूछती है, एटलीस्ट हम लोग ये तो तैयार करके जाएं अपना एग्जाम में। ठीक है, और वो भी स्टूडेंट जो रिवीजन नहीं कर पा रहे वो यहां से आइडिया लें कि हमें रिवीजन कैसे करना है। चलिए, अब ये हो गया हमारा। उसके बाद सर रिफॉर्म मूवमेंट। अब रिफॉर्म में आपका ये चैप्टर जो 8 है दोस्तों, ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है। सर अगर आपकी स्पेक्ट्रम बुक में, स्पेक्ट्रम में पूछा जाए कि सीएपीएफ सीडीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई बताया जाए, तो सर ये चैप्टर 9 आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ पूछे ना पूछे पर हर साल यहां से एक क्वेश्चन किसी ना किसी यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहां नोट्स अगर बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बना पा रहे हैं तो इस पूरे चैप्टर को आपको तैयार करना है। उसके बाद आता है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। अब सर यहां पर
इस बिगिनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पॉलिटिकल एसोसिएशन पर ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन देखे जाते हैं वो सिर्फ यहीं से देखे जाते हैं। फिर इसमें आपको 2 टॉपिक देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन एंड रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। अब सर इन 2 टॉपिक्स को अलग से चैप्टर में कन्वर्ट करके इस बुक के एंड में डिस्कस किया गया है, तो वहां से हम इन दोनों चीजों को कवर करेंगे। तो यहां के लिए इसलिए परेशान नहीं होना है, सिर्फ यहां आप ये पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयार करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेज। सर इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, इसे आप पढ़ भी सकते हैं या फिर इसकी समरी भी तैयार करके आगे बढ़ सकते हैं। देन आता है आपका नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में आपका स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट और सूरत स्प्लिट, ये 2 टॉपिक पर अच्छा खासा डिस्कशन दिया हुआ है। यहां से आपकी जो चीजें हैं ना, जैसे जैसे दोस्तों आपका 1905 आता है, देखिए अब क्या है कि 1905 आ चुका है, 1905 के आगे आने वाला जो अगला 50 साल है वो आपकी स्पेक्ट्रम का सबसे जरूरी एरिया हो जाता है। अभी तक देखिए मैंने आपको यहां पर यूनिट 6, ये हमारी यूनिट 6 चल रही है, पिछली 5 यूनिट में कम से कम 3 से 4 यूनिट तो मैंने हटा दी, जिसमें से सिर्फ 1 से 1.5 यूनिट हमारी काम की थी, ठीक है। कुछ ही चैप्टर्स मैंने निकाले आपके लिए जो जरूरी थे। अब जो हमारे लिए जरूरी होता है वो यूनिट 6 से आगे आने वाले सभी चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहां पर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, यहां से क्वेश्चन आना तय है। यहां ये भी हमारा रिफॉर्म मूवमेंट के बाद आने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, जैसे कि ये फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है, तो पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है कि यहां पर ये फर्स्ट फेज दिया हुआ है और आगे मैं आपको दिखाऊं, आपका सेकेंड फेज जो है दोस्तों यहां दिया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 17 में यहां आपका सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज दिया हुआ है। तो आप चाहें तो कनेक्टिविटी में वहां का रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज फर्स्ट फेज की, और देन जो सेकेंड फेज की एक्टिविटी है यहां से, उसे आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा जो चैप्टर है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज एक तरफ कन्वर्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वाला टॉपिक हो गया हमारा, कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद यहां पर होम रूल लीग है, होम रूल लीग मूवमेंट और लखनऊ सेशन और नेशनल इन 1916। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पूरा चैप्टर हमारे लिए काम का है, इसे आपको तैयार करना है। उसके बाद गांधी, जहां से सर गांधी जी का आना शुरू हो जाता है, गांधी जी जिस कॉन्सेप्ट में जुड़ जाते हैं वो जरूरी हो जाता है, तो वो भी हमें अब तैयार रखना है। अब यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जैसे ये वाला टॉपिक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सर इसके ऊपर ना हमारे एक्ट से रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में एंड में एक कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया गया है, तो हम उसे वहां से डिस्कस करेंगे। बीच बीच में कहीं पर भी एक्ट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इमरजेंस ऑफ गांधी हो गया। तो इसमें आपका गांधी इन इंडिया, जहां पर चंपारण सत्याग्रह, डिसोबीडियंस मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, खेड़ा, ये सारी चीज आपको यहां देखनी है। देन यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आ जाता है, रॉल्ट सत्याग्रह आ जाता है, सर ये सब कुछ आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंस एंड स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडिया, ये सारी चीजें आपको देखनी है। यहाँ आपका सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, दोनों के बारे में छोटा छोटा नोट्स आपका तैयार रहना चाहिए। सीडीएम और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सर यहां से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं, तो यहां का जो पूरी क्रोनोलॉजी है उसे आप तैयार रखिएगा। उसके बाद डिबेट ऑफ द फ्यूचर स्ट्रेटेजी। अब सर देखो, जहां जहां मैंने बॉक्स आपको बनाकर दिए हैं ना, वो चैप्टर तो आपको पूरे तरीके से तैयार करने हैं। बाकी जो टिक मार्क वाले हैं उन्हें आप तैयार करिए, पर उतना भी बेहतर नहीं करेंगे तो भी इतना परेशानी नहीं होगी। बट जो बॉक्सेस वाले टॉपिक है वो जरूर तैयार करने हैं, ठीक है। कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, ये भी अच्छा खासा चैप्टर है, आपको तैयार करना है। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अब यहां पर भी कुछ चीजें हैं, हरिपुरा सेशन, त्रिपुरी सेशन, ठीक है, कैसे स्प्लिट हो रहा था, फिर से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ रहे थे, तो वो आपको देखने। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको गांधी जी और बोस की आइडियोलॉजी डिफरेंस का पूरा एक 2-3 पेजेस का पूरा एक डिस्कशन दे रखा होगा। कहीं पर बी.आर. अम्बेडकर के साथ कंपैरिजन दे रखा होगा, कहीं पर नेहरू जी के साथ कंपैरिजन दे रखा होगा। तो ये सारी चीजें भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ना दोस्तों, मेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सीएपीएफ सीडीएस में काम के नहीं है,
ठीक है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया आपका, ये आपका काम का है, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और लास्ट में आपका आता है पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो, इसमें आपका आईएनए ट्रायल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको तैयार करनी है। और यहीं पर ही दोस्तों आपका ये जो पूरा चैप्टर है लास्ट आपका इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन के साथ खत्म हो जाता है। जाते जाते ये चैप्टर भी इंडिपेंडेंस वाला आपको तैयार करना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये है कुछ कुछ चैप्टर्स जो आपको रेडी करने हैं। देखो मैंने आपको, ऐसा तो है नहीं कि तो सर स्पेक्ट्रम के सारे चैप्टर हटा दिए जाएं, ठीक है, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर भी आपके अगर ये यहां पर आप देख रहे हैं कि 25 चैप्टर, यहां पर आप देखिए ये 25 चैप्टर तक यहां पर बात हुई है, तो इसमें से एटलीस्ट हमने 10 चैप्टर हटा ही दिए हैं। रिमेनिंग सिर्फ 15 चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं। अब मान लो आप में से इन 15 चैप्टर्स को भी पढ़ने में बच्चों को परेशानी आ रही है, तो देखो बहुत सारे चैप्टर्स में मैंने बताया कि आपको कैसे 40-40, 50-50 पेज को आप 5 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं नोट्स बना के। अब मान लो वो भी आपसे नहीं हो रहा, तो फिर कम से कम नहीं तो सर इस पूरे सभी चैप्टर्स की समरी, जो समरी पार्ट है ना, वो जरूर तैयार कर लेना। हो सकता है कि आपका वहां से भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ हद तक क्रैक हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए, आमतौर पर ना स्टूडेंट यहां पर ही स्पेक्ट्रम को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं। पर मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं इसके आगे भी जो जरूरी हो जाती हैं। जैसे सर ये चैप्टर नंबर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट। अब इसको पढ़ने का ना एक बहुत आसान तरीका है, वो क्या है सर, ये जो चैप्टर नंबर 26 है ना, ये आपकी लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर नंबर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपको याद आ रहा होगा, ये वाला जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिल्कुल उससे रिलेट होता है। वहां पर भी आपके सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया है। जैसे चार्टर एक्ट है, ठीक है, उसके बाद काउंसिल एक्ट है, गवर्नमेंट एक्ट है, तो वो सारे डिस्कशंस वहां पर किए हैं। तो मेरा कहना ये होगा कि आपको इस चैप्टर 26 को आपके लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर के साथ पैरेलल बेसिस पर तैयार करना है। यानी कि रेगुलेशन एक्ट जब आप यहां पर पढ़ेंगे 1773, तो तुरंत ही आप वहां पर भी पढ़ें, और हो सके तो आप यहां पर नोट्स निकाल लेंगे, तो आपको ना तो बाद में इसमें पढ़ना पड़ेगा और ना ही उसमें, सिर्फ आप अपने नोट्स से तैयार करके आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी अच्छी खासी आपको इस चैप्टर को पढ़ने की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है सर्वे ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया में, ये 3 चीजें याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी और महलवारी। सर इन तीनों पर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया है, पर तैयार कर लेना, क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट में यहां ये सब चीजें काम की नहीं है। अब आपके लिए जो 2 चैप्टर जो बहुत जरूरी है, जो बच्चे छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, एंड में जो बुक्स में कुछ अच्छे चैप्टर होते हैं, वो कौन से हैं? एक तो दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, इसे तैयार रखिएगा। रिसेंटली आपके पेपर में वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के बारे में क्वेश्चन आया था, हालांकि वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, पर अगर आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है तो शायद फिर भी आप वो क्वेश्चन जो है सही कर बैठते, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस आप तैयार करके रखेंगे। फिर साथ में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, एक प्रेस का डेवलपमेंट, एक एजुकेशन का डेवलपमेंट, ये दोनों चैप्टर आपके लिए यहां पर काम के हो जाते हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मत घुसिएगा, यहां पर एजुकेशन में कुछ कुछ कमीशंस दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ कुछ आपकी एंट्रीज हैं, लाइक लॉर्ड मकॉले मिनट कब आया, वुड्स डिस्पैच कब आया, ठीक है। ये आपको एक तो टाइम पीरियड याद रखना है। हंटर कमीशन है, साडेल यूनिवर्सिटी कमीशन है, हॉटडॉग कमेटी है, सार्जेंट प्लांट ऑफ एजुकेशन है। तो पहला तो इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। दूसरा, इसके अंदर मतलब क्रक्स क्या है कि लॉर्ड मकॉले किस चीज के बारे में बात कर रहा है, किस टाइप की एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वुड्स डिस्पैच कौन सी टाइप की एजुकेशन को, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी है, कौन सी टाइप की एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। हंटर एजुकेशन कमीशन किस टाइप की एजुकेशन, वर्नेकुलर है या इंग्लिश है। मतलब जो भी फैक्ट आपको यहां पर मिले उसे कंक्लूड करते हुए, ये सिर्फ ऐसा है कि सर 1 से 2 पेज में क्रक्स आपका यहां पर तैयार हो जाएगा नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया। देन पीजेंट मूवमेंट, सर पीजेंट मूवमेंट पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो पीजेंट मूवमेंट तैयार करना है। लास्ट में आपका वर्किंग क्लास मूवमेंट है, इस पर देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, पर मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसे छोड़कर जाएं। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 पेजेस का, चाहो तो इसे तैयार कर लेना, आपको फायदा ही होगा। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तो पेज नंबर 627, इस चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर है ना सर, आप चाहो तो फाड़ के साइड में रख दो, क्योंकि वो बिना बात के आपको प्रेशर ही दे रहे हैं बुक की बल्कीनेस को बढ़ाकर। तो आप यहाँ के जो चैप्टर हैं उन्हें हटा सकते हैं, ये आपके किसी भी काम के नहीं है। इन चैप्टर को हटाकर रख सकते हैं। और लास्ट में आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे आपकी स्पेक्ट्रम का, एक क्रक्स कह लीजिए। यहां पर जो है टेबल के फॉर्मेट में आपको अपेंडाइसिस
ठीक है, ये देखने को मिलता है अपेंडाइसिस। उसमें आपको जो है गवर्नर जनरल्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके सेशंस, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, फेमस ट्राइबल एंड नेशनल रिवॉल्ट, कास्ट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। सर एक एक टेबल आपके लिए इतनी जरूरी है कि क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये सभी टेबल्स आप जो है एंड में तैयार करेंगे। जैसे ही आपने जितना भी मैंने आपको आगे बताई चीजें वो सारी तैयार कर ली, उसके बाद आप लोग यहां से इन सभी चैप्टर्स को तैयार करेंगे। ठीक है, ये टेबल्स हैं, इनको आप रट लेंगे। ठीक है, आपको अलग से मान लीजिए नहीं बनाई जा रही है, जैसे नोट्स मैंने आपको दिखाए वो नहीं तैयार भी कर पा रहे हो, तो अभी आप यहां पर इस अपेंडाइसिस को तैयार कर लेना। सर यहां पर हो सकता है कि फैक्ट इतना सारा है कि आप बार बार भूले, तो ऐसी भूलती हुई सिचुएशन में करना कुछ नहीं है, ये सारे जो पेजेस है अपेंडाइसिस के वो अपनी दीवार पर सामने पेस्ट कर लो, और रोजाना मतलब यूं मान के चलो कि आप एक रेगुलर सिस्टम बना लीजिए कि यार मुझे रोजाना आधा घंटा इसको रिवाइज करना है। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है ना जो रिवाइज नहीं याद नहीं रखी जाती, उसे रोजाना जब आप देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और याद अपने आप ही हो जाएगी। तो इस तरीके से चीजों को याद करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही है हमारा पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम कि उसे कैसे पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस टाइप के जो स्टूडेंट है जो हमसे सवाल करते रहते हैं कि स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ें, ठीक है, स्पेक्ट्रम में पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, तो अब शायद आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ा जाए। और आपको किसी भी तरीके का अगर फिर भी डाउट है या फिर कोई और टाइप की वीडियोस आपको अगर चाहिए, हमारी तरफ से कोई अगर हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में या फिर हमसे हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरीके का कंटेंट अगर आपको और भी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और ध्यान रखें अपना, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।